हेलो स्टूडेंट। अपने थर्ड पेपर का पहला यूनिट चल रहा था, सिल्क वॉर्म के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। उसी के यूनिट का एक टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे, मलबरी कल्टीवेशन, शहतूत के पौधे की खेती। शहतूत के पौधे की खेती अपन इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है, बॉम्बिक्स मुराई है, वो इसको इसकी पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो अपन ने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि ये जो सिल्क वॉर्म कल्चर है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। मतलब उद्योग भी है, क्योंकि उससे अपन रेशम का उत्पादन करते हैं, रेशम से कपड़े बनते हैं, तो वो एक इन प्रकार की इंडस्ट्री हो गई। तो जो सिल्क वॉर्म है तो वो भोजन के रूप में शहतूत की पत्तियों को खाता है, तो उसकी अपन खेती करते हैं शहतूत के पौधे की, तो वो एग्रीकल्चर हो गया। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई सिल्क वॉर्म कल्चर, मतलब रेशम के पालन की। तो अपन को मलबेरी कल्टीवेशन के बारे में, यदि अपन उसका कल्चर पालन पोषण करते हैं, तो अपन को ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो शहतूत का पौधा है उसकी खेती कैसे की जा जाए, और उसके लिए वातावरण कैसा होगा, ज़मीन कैसी होगी, कैसे उस पौधे को उगाना है, किस तकनीकी से उस पौधे की खेती की जानी है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो जो मलबेरी सिल्क क्या कहते हैं, शहतूत का जो पौधा है, तो उसकी जो स्पेसीज है वो मोरस की स्पेसीज होती है। जैसे जापानीज स्पेसीज मोरस अल्बा है, इंडियन स्पेसीज मोरस इंडिका है, और ये पौधे मोरिशियाई फैमिली के अंदर आते हैं। इन पौधों की खासियत है कि इनकी जो लीव्स होती है, इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन आइडियोब्लास्ट कहते हैं। इपिडर्मल सेल्स होती है जो एक संग्रहण करती है, बहुत सारा लेटेक्स होता है, गम्स भी होता है, इस प्रकार का संग्रहण करती है। तो ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है लीव्स के अंदर, और इस पत्तियों को जो रेशम कीट है वो भोजन के रूप में उपयोग लेता है। तो आज अपन इसकी खेती के बारे में पढ़ेंगे, और उसकी क्लाइमेटिक आवश्यकता कैसी रहेगी, मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, जो ज़मीन है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी अम्लीयता क्षारीयता कैसी होनी चाहिए, तो उसका अपन आगे जिक्र करेंगे। क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, पौधा इसका कहाँ ग्रो किया जा सकता है, शहतूत का पौधा जो 800 मीटर यानी कि 1000 के करीब 800 मीटर से अबो जो सी लेवल है, समुद्र का जो स्तर है, उससे ऊपर तक, समुद्र के इतने मतलब लेवल तक, हाई लेवल मतलब जो ज़मीन से या समुद्र के लेवल से जितना ज़मीन ऊपर है, तो 800 मीटर अबो सी लेवल तक इसको शहतूत के पौधे का उगाया जा सकता है। ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ मलबेरी एंड गुड स्प्राइटिंग ऑफ द बर्ड्स, जो कलम इसकी स्प्राइटिंग मतलब जो सीड होता है शहतूत का, उससे बड निकल चुकी हो या वो सीड है वो अंकुरित हो चुकी हो, तो उसके लिए जो औसत तापमान है वो 13 डिग्री से 37.7 डिग्री तक का चाहिए। और जो आइडियल आदर्श जो तापमान होता है वो 24 से 28 डिग्री तक का तापमान रहता है, जो कि सिल्क वॉर्म के भी रहता है। इसका तो मतलब तापमान है वो करीब दोनों का आइडियल टेम्परेचर 24 से 28 का ही। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, वो 65 से 80% होनी चाहिए। और जो सूर्य की रोशनी है वो उस खेत में जहाँ खेती कर रहे हैं, तो वो 5 से 12 घंटे तक प्रत्येक दिन तक पहुँचनी चाहिए। मलबेरी का जो ग्रोन है वो जो जहाँ पर वर्षा है, जिसका औसतन 600 mm तक या 2500 mm तक बारिश होती है, वहाँ भी खेती की जा सकती है। जहाँ कम बारिश होती है तो वहाँ अपन को सिंचाई करनी पड़ती है। तो अंडर लो रेनफॉल कंडीशन, मतलब जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी है कि जहाँ कम बारिश होती है, तो उसको उसके साथ साथ अपन को उसको सिंचाई भी करनी पड़ती है। और सिंचाई के रूप में अपन को करीब पर डे 50 mm तक पानी, वंस इन ए 10 डे, मतलब 10 दिन के भीतर एक बार उसको 50 mm तक का पानी देना पड़ता है। मतलब उसके जहाँ पर खेती हो चुकी है, या जिस फील्ड में या जिस जगह पर या जिस खेत में अपन खेती कर रहे हैं और वहाँ बारिश कम हो रही है, तो उसके साथ साथ अपन को 50 mm एक बार 10 दिनों के अंदर उसको सिंचाई की जाती है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है। और जहाँ ज़मीन है, जो भूमि है जिसके अंदर अपन इसको कल्टीवेट करेंगे, इस पौधे को उगाते हैं, तो वो स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, मतलब बहुत कम अम्लीय होना चाहिए, जिसका पीएच है वो 6.2 से लगाकर 6.8 तक का पीएच होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम इंजीरियस साल्ट, खतरनाक जितने भी साल्ट्स हैं वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए, उस रेत के अंदर।
जो कि मलबरी प्लांट को कहीं कहीं नुकसान नहीं पहुंचाए, उसकी वर्दी में कहीं घातक न बने, इस प्रकार के साल्ट उस ज़मीन के अंदर नहीं होने चाहिए। और सेलाइन और अल्काइलाइन सोल तो कभी भी उपयोग में नहीं की जानी चाहिए खेती के लिए। इसकी मलबरी सिल्क क्या कहते हैं, शहतूत के प्लांट की खेती के लिए सेलाइन और अल्काइलाइन भूमि को उपयोग में नहीं लेना चाहिए। और शहतूत के जो प्लांट्स की जो वैरायटी है, अपन जो सिंचित खेती करते हैं तो उसकी जो वैरायटीज है वो कानवा 2, MR2, S30, S36, S54, DD जिसको विश्वा कहते हैं, V1, ये जो सिंचित खेती की जाती है किसकी, शहतूत की, तो वहाँ तो उसके लिए ये वैरायटीज़ है। सेमी अर्ध सिंचित जो खेती होती है उसके अंदर कानवा 2, MR2 ली जाती है। रेन फेड जहाँ बारिश हो रही है होती है, मतलब जहाँ आपको सिंचाई नहीं करनी पड़ती है, तो वहाँ शहतूत की किस्में S30, S34, RFS 135, RS 175 और S 1635 प्रकार की किस्मों का उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। प्रोपोगेशन ऑफ मलबेरी की ग्रोथ, उसको उगाना, तो इसको दो प्रकार का मेथड्स उपयोग लिया जाते हैं। एक तो कटिंग और एक होता है सैम्पलिंग। सीड की सैम्पलिंग करना, या फिर जो छोटे आपने कहीं नर्सरी में उसको प्लांट की ग्रोथ करा दी है शहतूत की, और फिर उसको कटिंग करके, मतलब उसकी ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, उसको कट किया जाता है और फिर जाके उसको मुख्य जो खेत है उसके अंदर उगाया जाता है। तो कटिंग में बी प्लांटेड स्ट्रेट अवे इन द मेन फील्ड, और नर्सरी में बी रेज्ड एंड स्प्राउटेड एंड रूटेड सैम्पलिंग में बी प्लांटेड इन द मेन फील्ड। तो पहले छोटी जगह पर इसकी खेती की जाती है, मतलब आपको नर्सरी बनाना पड़ता है जहाँ पर मलबेरीज के शहतूत के पौधे लगाए जाते हैं। वहाँ पर जब सीडलिंग्स हो जाए, मतलब जो बीज है आपने चूज करके, मतलब चॉइस करके जो बीज लगाया, मतलब को अच्छी क्वालिटी का शहतूत के पौधे का बीज वो आपने उपयोग में लिया है और वो अंकुरित हो गया है, उसको उठा के मुख्य खेत में डालना, या फिर जो पौधे नर्सरी में उग गए हैं उसकी कटिंग करके मेन फील्ड में ले जाना या वहाँ जाके इसको उगाना। द लेटर मेथड्स इस एडवाइज, ये इसलिए एडवाइज किया जाता है कि जिससे कि अपन को डायरेक्ट यदि मेन फील्ड में अप्लाई करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि पौधे में किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट, डिफिशियंसी या रोग हो, तो इसको पहले नर्सरी में उगाया जाता है जिससे कि आसानी से मेन फील्ड में, मुख्य खेत में इनकी खेती हो सके। इसलिए ये मेथड्स अपनाए जाते हैं। पहले छोटे रूप में खेती की जाती है, नर्सरी या आपको गार्डन डेवलप करना पड़ता है, उसके अंदर ये प्लांट की ग्रोथ होने के बाद या अंकुरित होने के बाद उस सीड्स को और उसकी या फिर ग्राफ्टिंग के तरीके, मतलब कटिंग करके उसकी ब्रांचेस को या उसकी स्टेम्स को मेन फील्ड में लाके लगाया जाता है। सिलेक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, प्लांटिंग जो मटेरियल है, पदार्थ है उस पौधे का, तो उसको कैसे सिलेक्शन करना है, उसके लिए सामान्यतः मलबेरी प्लांट्स आर रेज्ड फ्रॉम ए सेमी हार्डवुड कटिंग, जो इसकी हार्डवुड कटिंग जो होती है उससे कट किया जाता है। कटिंग को कहाँ से लेना है, जो पौधा गार्डन है जो अच्छी तरह से इस्टेब्लिश्ड हो गया है, तो उसको 8-12 मंथ्स लगे हैं उसको पुराना हो, जिसके अंदर अपने ये पौधे लगाए थे शहतूत के, तो वो 8 से 12 महीना ओल्ड होना चाहिए। ओनली फुल ग्रोन, मतलब पूर्ण रूप से ग्रोथ हो गई हो उसके तने की, शहतूत के पौधे की, और जिसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं लगे होने चाहिए, किसी प्रकार का उसको रोग नहीं होना चाहिए, उस पौधे के 10 से 12 mm तक के डायमीटर के तने को यूज लिया जाता है कटिंग के लिए। द कटिंग शुड बी, जो कटिंग करते हैं उसका जो तना है उसका करीब 50 to 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए उसकी कटिंग की जो तने की साइज। एक्टिव बर्ड्स उसके अंदर तो क्या कहते हैं, कलियाँ आ जानी चाहिए, 3 से 4 कलियाँ आ जानी चाहिए। एंड शुड हैव, उसकी जो कटिंग करते हैं तो 45 एंगल, मतलब सीधा कटिंग नहीं होगा, एंगल से कटिंग होगा। स्लैंटिंग कट एट द बॉटम एंड, जो नीचे का कट होता है 45 एंगल। केयर शुड बी टेकन टू मेक ए शार्प क्लीन कट, अच्छी से कटिंग होनी चाहिए, कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए, उसकी छाल में भी नहीं होना चाहिए और स्टेम में भी किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। मैनुअली पावर ऑपरेटिंग मलबेरी, सामान्यतः कटिंग करते हैं तो कटर्स यूज लेते हैं, नहीं तो फिर मशीन्स भी आती है जो पॉलबरी ऑपरेटिंग मलबेरी कटर्स, स्टेम कटिंग मशीन्स बोलते हैं, अवेलेबल फॉर क्यूब कटिंग के लिए, जल्दी अपन को कट करना हो तो मशीन्स उपयोग में ली जाती है। और नर्सरी, ये अपने बात की कि अपन को
पौधे की ग्रोथ करानी है तो पहले छोटे लेवल पे, फिर इसको बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे अपन ग्रोथ कराते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि यहाँ पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी किस्म का है, जिसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है या उसको किसी प्रकार का इंसेक्ट्स से ग्रसित नहीं है या किसी रोग से ग्रसित नहीं है, और वो वेल एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, तो उस नर्सरी से उठा के फिर उसको अपन मेन फील्ड में ले जाते हैं। तो पहले अपन नर्सरी के अंदर यदि पौधे की ग्रोथ कराएंगे तो क्या होगा, क्या अपन को सावधानियां बरतनी पड़ेगी या किस प्रकार के यूज लेने पड़ेंगे फर्टिलाइज़र वगैरह, या साइज़ कितनी होनी चाहिए उस नर्सरी की। तो नर्सरी 800 स्क्वायर मीटर एरिया में उसका नर्सरी हो, और उसका जो सोयल है वो रेड लोमी, तो अपने यहाँ सोयल की बात कर ले तो वहाँ अपने एसिडिक और उसकी अल्कालिन की बात कही थी। सोयल जो टाइप्स होती है उसमें अपन को लोमी सोयल्स और क्ले सोयल्स होती है जो काम में ली जाती है, तो वो अच्छी रहती है इसकी खेती के लिए। तो सेलेक्ट 800 स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ रेड लोमी सोयल नियर वाटर सोर्सेज, तो उस जगह का चयन करें जहाँ पर पानी की पर्याप्त मात्रा हो, पानी के स्रोत मौजूद हो, और जो रेत है या ज़मीन है वो लोमी टाइप्स की हो, और करीब करीब 800 स्क्वायर मीटर का एरिया हो। तो वहाँ पर पहले शुरुआत में सैम्पलिंग के रूप में उन पौधों को उगाया जाए। फिर उन पौधों को कट करके अपन कटिंग करके, या उसका जो सीड्स है जिसके अंदर उसकी अंकुरित हो गया है उसको अपन निकाल के मेन फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई 600 किलोग्राम्स ऑफ फॉर्मी यार्ड मैन्यूर, उसमें मैन्यूर डाला जाए, खाद डाली जाए एट 20 टन पर हेक्टर, मतलब हेक्टर की पर इसको नाप के अनुसार, मतलब 20 टन आपको हेक्टर जगह हो, एक पूरा हेक्टर हो तो 20 टन उपयोग में लेंगे। मिक्स वेल विद द सोइल, उसको पूरी रेत के साथ मिक्स कर दिया जाए। रेत नर्सरी बेड्स, यदि आपको बेड्स बनाने हो नर्सरी के तो उसकी साइज़ करीब करीब 4 मीटर इंटू 1.5 मीटर की साइज़ होनी चाहिए। द लेंथ में भी कन्वीनियंट साइज, लेंथ आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से। स्लोप होना चाहिए, इरीगेशन सोर्सेज सिंचाई के साधन पास में उपलब्ध होने चाहिए, ड्रेनेज चैनल बने होने चाहिए। अवॉइड साइड एरिया, किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो छाँव नहीं हो, आराम से उस पर रोशनी उस नर्सरी में पहुँचती हो। ड्रेनेज सिस्टम हो, पानी इकट्ठा नहीं हो ज़्यादा। प्री ट्रीटमेंट ऑफ कटिंग, कटिंग से पहले, यदि अपन कटिंग से पहले तो उस गार्डन के अंदर या जो भी नर्सरी है उसके अंदर अपन को क्या उपयोग में लेना चाहिए। ये मिक्स 1 किलोग्राम हो एजोस्पेरिलम कल्चर इन 40 लीटर्स ऑफ वाटर, 40 लीटर्स ऑफ वाटर के अंदर 1 किलोग्राम एजोस्पेरिलम मिलाया जाए। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ में सहायता करते हैं, और उसकी कलम जल्दी आ जाए, उसकी रूट जल्दी विकसित हो, उसके लिए इस प्रकार के साधन या इस प्रकार के दूसरे अदर्स क्या कहते हैं, ये फर्टिलाइज़र और बायो फर्टिलाइज़र और ये ऑर्गेनिक मैन्यूर्स ये वगैरह उपयोग में लिए जाते हैं। तो एजोस्पेरिलम उपयोग में लिया जाता है 40 लीटर्स पानी के अंदर 1 किलोग्राम। कीप द बॉटम एंड ऑफ द कटिंग होती है उसको, उसके बॉटम एंड को कटिंग फॉर 30 मिनट्स इन 8 बिफोर प्लांटिंग, तो इसको 30 मिनट तक इसके अंदर इस प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर, मिक्सर के अंदर रखा जाता है। बिफोर प्लांटिंग एजोस्पेरिलम इज अप्लाइड फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ अर्ली रूटिंग। तो ये अपन ने बात करी, ये एजोस्पेरिलम इसलिए उपयोग में लिया जाता है कि जिससे कि रूट, उसकी जो जड़ें हैं वो जल्दी आ जाए। नर्सरी प्लांटिंग अप्लाई VAM, जिसको बोलते हैं फंगी वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजिया, ये इसको अप्लाई किया जाता है 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ऑफ नर्सरी। जो नर्सरी का जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम वैम होना चाहिए, और 1 पर मीटर स्क्वायर के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। तो ये भी सहायता करता है प्लांट की रूटिंग में। इरीगेटेड द नर्सरी बेड की जो लगा रखा आपने, जो साइज़ दी है उसको सिंचित करते रहना चाहिए। प्लांट द कटिंग इन द नर्सरी एट 50 सेंटीमीटर इंटू 77 सेंटीमीटर, स्प्लिटिंग एट एंगल ऑफ 45। तो ये अपने पहले ही बात कर ली, 45 का एंगल होना चाहिए, और जो नर्सरी के अंदर प्लांटिंग कटिंग है तो वो 15 से इतनी सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इंश्योर एक्सपोजर ऑफ 1 एक्टिव बर्ड्स एट ईच कटिंग, जो आपने कटिंग ली है तो उसमें पहले से ही ये पता कर लें कि उसके अंदर से कलम बडिंग निकली हुई है, बड निकला हुआ है या नहीं लिखा हुआ नहीं निकली हुई है या नहीं निकली हुई है, कली निकली हुई है या नहीं निकली हुई है, तो ये इंश्योर कर लें, बिना कली वाली कटिंग न निकालें। नर्सरी मैनेजमेंट आपको इरीग्रेटेड द नर्सरी 1 in 3 days, ठीक है, 1 in 3 days, 3 दिन में एक बार आपको उसको सिंचाई करनी है नर्सरी की। डस्ट 1 किलोग्राम, और डस्ट पाउडर होता है ये मेलाथियोन का, क्विनालफॉस का, ये आपको अप्लाई करना है, उसमें डालना है, क्योंकि जिससे वो किसी प्रकार की दीमक नहीं लगे उस नर्सरी में जितने भी शहतूत के पौधे लगा रखे हैं उनको। तो ये केमिकल्स आपको उपयोग में लेने हैं।
नर्सरी के अंदर अवॉइड, दूसरे जो डिसीज होते हैं शहतूत के पौधे को, उसको भी अवॉइड करना है आपको, जिसके लिए आपको ये जैसे अवॉइड रूट रॉट डिजीज़, कोलार रॉट डिजीज़, ठीक है ना, उसके लिए आपको ये कार्बेंडाजिम 50 वेटेबल पाउडर जिसको आपको 50 वेटेबल पाउडर होना चाहिए, ये 2 ग्राम पर लीटर के अंदर डाल के जो रोज़ कैन आता है इस प्रकार का जिससे छिड़काव किया जाता है, तो ये आप उस नर्सरी के अंदर छिड़काव करें। ट्रैक इस और इस ये नहीं तो आपको ट्राइकोडर्मा वेरिडिया इसका भी उपयोग लिया जा सकता है, जो कि 0.5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर, इसका भी छिड़काव करें नर्सरी के अंदर। आफ्टर वेडिंग अप्लाई 100 ग्राम ऑफ यूरिया पर मीटर स्क्वायर बिटवीन 55 to 60 days आफ्टर प्लांटिंग एट द टाइम ऑफ वीडिंग। एज ऑफ सैम्पलिंग, जब आपको सैम्पलिंग कम करनी है वहाँ से नर्सरी, द सैम्पलिंग्स आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग इन द मेन फील्ड्स आफ्टर 90। जो नर्सरी के अंदर आपने पौधे लगाए थे तो उसका 90 से 120 दिन के बाद पश्चात इनको मेन फील्ड में लगा सकते हैं। प्लांटिंग मेथड्स क्या रहेगा, आपने प्लांटिंग कैसे करनी है, आप अब नर्सरिंग से आपने क्या कर लिया, सैम्पलिंग ले लिए, ऐसे सीड्स ले लिए जिनके अंदर या तो अंकुरित हो चुके हैं या फिर आप जो पौधे वहाँ बीज लगाए थे वो बड़े हो गए और उसको आपने कटिंग कर ली हो, तो अब वो कटिंग कर ली है तो आपको 90 से 120 दिन के बाद उसको नर्सरी से या जो गार्डन है उससे उठा के आपको निकाल के उनको आपको मेन फील्ड में लगाना है। तो मेन फील्ड में कैसे लगाओगे, आप रोज़ में लगाओगे, ठीक है ना, उसको रेखीय अवस्था में जिसको काउंटर बोलते हैं। तो पेरेड रोज सिस्टम प्लांट्स द कटिंग एंड सैम्पलिंग एट ए स्पेसिंग, तो उनके बीच में दूरी रहनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए हर एक प्लांट के बीच में, 75 या फिर 105 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। रेज इंटरक्रॉप्स, आप इंटरक्रॉप्स भी करना चाहो तो वो भी इंटर स्पेस कर सकते हो, बीच में दूसरी भी खेती की जा सकती है उसके साथ साथ। नंबर ऑफ कटिंग पर हेक्टर 27,780 या फिर 15,345, 90 की साइज़ हो तो इतने 27,780 यानी 60 × 60 सेंटीमीटर की हो तो ये इतने किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ कटिंग्स लगाई जा सकती है जिसको आप ड्राफ्टिंग कहते हैं, मतलब कटिंग करके उसको आपको फील्ड में लगाना। प्लांटिंग मेथड्स और स्पेसिंग, रिजेस एंड फ्रोज प्रकार का आपको प्लांटेशन कर रहे हो, यदि मतलब उसमें आपने रिजेस बनाई है और फ्रोज किए हैं फिर उसको कटिंग लगाई है, ड्राफ्ट किया है, तो जो सिंचित है तो वो उनकी स्पेसिंग होनी चाहिए 60 × 60 की या फिर 90 × 90 की। और रेन फेड है जहाँ सिंचाई नहीं करनी पड़ती और बहुत सारी अच्छी बारिश होती है तो वहाँ पर 90 × 90। और पिट सिस्टम है तो भी 90 × 90, मतलब सिंचित में भी और असिंचित क्षेत्र में भी जहाँ बारिश होती है वहाँ भी इस प्रकार के स्पेसिंग रखनी चाहिए। नहीं मतलब मुख्य रूप से 90 × 90 की स्पेसिंग ही देखने को मिलती है। टाइम ऑफ प्लांटिंग, जो प्लांट कर रहे हो मेन फील्ड के अंदर तो उसका समय कैसा होना चाहिए, किस समय आपको प्लांटिंग करनी है। तो जो बारिश का सीज़न रहता है, बारिश का मौसम होता है, उसी टाइम पर आप प्लांटिंग करें। और सर्दी और गर्मी के जो मौसम मंथ्स होते हैं, महीने होते हैं, उसमें प्लांटिंग नहीं करें। प्लांटिंग ऑफ सैम्पलिंग कैसे, प्लांट द वेल रूटेड, जिसके अंदर जड़ें आ गई है, जो सीड उठाया उसके अंदर जड़ें निकल गई है उसको। स्प्राउटिंग सैम्पलिंग, अंकुरित हो चुका है उसको 15 से 20 सेंटीमीटर तक उसको गहराई में डालें, लगाएं। अर्थ अप ए लेवल द एरिया अराउंड द सैम्पलिंग, उसको लेवल कर दें, ज़मीन को बराबर कर दें लगाने के बाद। गैप जो बीच में रह गए पौधों के बीच में, तो उसको जो मानसून के जो महीने होते हैं उसके बीच में उस गैप को भी फिल कर दें, ज़्यादा स्पेस नहीं रहो। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यदि किसी खाद्य पदार्थ की कमी है उस पौधों के अंदर, ये आप जो डायग्राम देख रहे हो ये मेन फील्ड है जहाँ पर ये लाइनिंग में आप रोज़ में देख रहे हो, तो ये लाइनिंग में खेती की है, बीच में स्पेस भी मिलेगा आपको देखने को एक प्लांट्स के दूसरे प्लांट्स के बीच में। इंटरक्रॉप भी कर सकते हो, मतलब शहतूत का प्लांट्स की खेती की है तो इसके अलावा कोई और दूसरी भी इसके साथ क्रॉप लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। तो ये टेबल आपको शो कर रही है सिंचित और अर्धसिंचित जो एरिया होता है वहाँ पर आप न्यूट्रिएंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है उसको। तो ये टेबल में सारी मात्राएँ जो मानक है या कितनी मात्रा में आपको यूज़ करना है उसके बारे में सब बताया दर्शाया गया है। फर्स्ट क्रॉप होगी या सेकंड क्रॉप लोगे या तीसरी बार क्रॉप लोगे या चौथी बार लोगे, पांचवी बार लोगे, छठी बार लोगे, तो
कितनी मात्रा में ये पर हेक्टेयर पे यूज़ करना है। तो यहाँ ये किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 30 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे रिकमेंडेड किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि न्यूट्रिएंट की कमी है तो ये इस प्रकार से आप अप्लाई करें, इस मात्रा के अनुसार, सूटेबिलिटी के अनुसार। फर्स्ट फर्टिलाइजर जैसे V1 फर्टिलाइजर शेड्यूल हो तो 375 रेशियो 140 रेशियो 140 किलोग्राम नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम पर हेक्टेयर के रूप में अप्लाई करें। अप्लाई फर्टिलाइजर एज पर सॉइल रिकमेंडेशन, जिस प्रकार की ज़मीन है उसके अनुसार ही उसका उपयोग करें। अप्लाई द फर्स्ट डोज ऑफ फर्टिलाइजर 3 मंथ्स, यदि आपको डोज अप्लाई करना हो तो 3 मंथ पश्चात, जब प्लांटिंग लगा दी उसके 3 महीने के पश्चात। फॉलोइंग सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन आफ्टर ईच लीफ हार्वेस्ट, जैसे पत्तियाँ निकल जाए और उसकी छटाई कर दे, उसके हिसाब से ये उर्वरक फर्टिलाइजर उपयोग में लिया जाए। अप्लाई स्टेट फर्टिलाइजर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, स्टेट फर्टिलाइजर यूज करें। अप्लाई द फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेज कंसल्टिंग विद द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिस प्रकार का मौसम होता है, मानसून रहता है, ठीक है ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है या उत्तरी पूर्वी मानसून है, उसके अनुसार इसको अप्लाई कराएं, फर्स्ट और सेकेंड डोज को, उर्वरक की डोज को। बायो फर्टिलाइज़र, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ बायो फर्टिलाइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एजोस्पेरिलियम जो अपने पहले भी बात करी, फॉस्फोबैक्टीरियम जो इसकी ग्रोथ के लिए सहायक होते हैं, जो इस मात्रा में आप यूज़ कर सकते हैं 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और फॉस्फोबैक्टीरियम 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मिक्स द बायो फर्टिलाइजर को फॉरबियार्ड, जो ये ग्रीन मैन्यूर होता है, जो क्या कहते हैं हरी खाद होती है, उसके साथ में यूज़ किया जा सकता है। इसको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ में मिक्स करके इसको बायो फर्टिलाइजर को कभी भी उपयोग ना करें। इंश्योर इरिगेशन आफ्टर एप्लीकेशन, तो इनको इन बायो फर्टिलाइजर को यूज़ करने के बाद सिंचाई का भी ध्यान रखें। ग्रोविंग एंड इन सिटो इनकॉर्पोरेशन ऑप्शन है, सेनई जो होता है उसको भी उपयोग में लें, जिसका नाम बॉटनिकल है कैरेटोलेरिया जूनसिया। ये एक प्रकार का पौधा होता है जिसको हरी खाद के बनाने में काम में लिया जाता है, इसका भी उपयोग करें। तो ये जैविक खाद्य पदार्थ है, खाद है, जिसको उपयोग में लिया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो छोटे खाद्य पदार्थ होते हैं, जिसकी किसी प्रकार की यदि कमी हो तो उन पौधों के अंदर, तो उसको देखते हुए इस प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपयोग में लिए जा सकते हैं उस खेत के अंदर। जैसे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आज फोलियर स्प्रे, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, बोरेक्स है, कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियस है, सोडियम मोलिब्डेट है, तो इसका स्प्रे करें उस खेत के अंदर। एड वेटिंग एजेंट टिपॉल भी उपयोग कर सकते हैं। ये सारी मात्राएं इसके अंदर आपको स्लाइड में दिख रही हैं, कितनी मात्रा में उपयोग लेना है। तो ये उसकी डिफिशियंसी को देखते हुए, यानी कमी को देखते ही उपयोग करें। मतलब किसी प्रकार के आपको लक्षण दिख रहे हैं उस शहतूत के पौधे में कि भाई ये इनके अंदर किसी प्रकार की कमी है न्यूट्रिएंट्स की, तभी इनका उपयोग में लें। सिंचाई के मेथड्स, सिंचाई आप कैसे करोगे? रिजेस एंड फरेज मेथड्स होता है सिंचाई का, फ्लैट बेड मेथड्स होता है, और ड्रिपिंग मेथड्स होता है। जो रिजेस एंड फरो मेथड्स है उसको मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स माना जाता है, बहुत अच्छा ही साधन माना जाता है सिंचाई के लिए। कंपेरेटिव रिक्वायर्ड लेस अमाउंट, तो इसमें क्या है कि बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। फरो सर्व एज ए ड्रेनेज चैनल्स ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, जब बहुत भारी बारिश हो जाए तो ये ड्रेनेज के रूप में काम आते हैं। मतलब ये नाली, फरोज मतलब नालियाँ होती है, उसको उपयोग में लिया जाता है, रिजेस एंड फरोज बोलते हैं। तो नाली हो तो उसमें आसानी से पानी भी निकल जाता है, भारी बारिश हो तो। फ्लैट बेड मेथड्स, जो मेथड्स होते हैं फ्लैट बेड बनाए जाते हैं, ये रेक्टेंगुलर टाइप्स के बेड्स होते हैं, चैनल्स होते हैं जिनको बनाया जाता है। वाटर रन ऑफ, तो इसमें पानी बहने की गति है तो वो कम होती है बजाय रिजेस फरोज होते हैं तो इसमें पानी निकल भी जाता है जब बारिश हो जाए तो। और फ्लैट बेड्स होते हैं तो इसमें पानी ज़्यादा निकल नहीं पाता है खेत के अंदर। और मोर लैंड, इसके अंदर ज़्यादा जो फ्लैट बेड मेथड्स अपनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, उसमें ज़्यादा लेबर, ज़्यादा मजदूर चाहिए और ज़मीन भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसलिए इन दोनों फ्लैट बेड मेथड्स में और रिजेस एंड फरोज मेथड्स में, रिजेस एंड फरोज मेथड्स को अच्छा माना जाता है। ड्रीप इरीगेशन, डीप मेथड्स बनाया जो जिसे बूंद के रूप में जो सिंचाई हो उसको ड्रिप इरीगेशन मेथड, ये तो मोस्ट एफिशिएंट इन वाटर यूज़, इसमें पानी का बहुत कम उपयोग होता है। सब्सटेंस सेविंग इन इरीगेशन वाटर, सिंचाई में पानी का सेव करता है। बेटर क्रॉप ग्रोथ होती है। सूटेबल फॉर अंडरलेटिंग ट्रेंस, ये
सूटेबल एंड ट्रेंड्स के लिए। फर्टिलाइजर कैंसर आप इसके साथ साथ आप ये फर्टिलाइजर उपयोग में ले सकते हो। क्लॉगिंग ऑफ इमिटर्स बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज, इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी, शुरुआत में ज़्यादा पैसा लगता है लेकिन उसको कवर अप किया जा सकता है। ड्रिप मेथड्स भी ये अच्छा मेथड्स है। इरीगेटेड वीड मैनेजमेंट्स, खरपतवार होती है तो उसको तो ये अभी पिछली स्लाइड्स में अपने पजे सिंचाई के क्या क्या मेथड्स हैं। अब ये है कि आप उनको वीड्स जो खरपतवार है उसको कैसे मैनेज करना है यदि वो फसल के साथ साथ में उगाई है तो रिमूव करें उसको, रूट्स को, वीड्स की रूट्स को रिमूव करें। यूज़ वेल डिकम्पोज्ड मैन्यूर उपयोग में लें। तो वीड्स को भी क्लीन द इम्प्लीमेंट्स बिफोर यूज, जब भी आपको उस खेत को यूज़ करना चाहिए तो उसको सफाई कर लें, उसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाए। मैकेनिकल मेथड्स अपनाएं, कांट्री प्लग मेथड्स। आफ्टर प्रूनिंग द इंटरफेस, जो बीज के बीच में जो स्पेस रह गया है पौधों के बीच में उनको भी हटा दें। रिमूव द वीड्स बाय हैंड हाउ जो होता है उससे भी उसको हटा सकते हैं। केमिकल मेथड्स भी अपना के वीड्स को रिमूव किया जा सकता है, जैसे पैराकोट्स है, स्प्रे ग्लाइसिल है, अमोनियम सल्फेट है पर लीटर वाटर एज ए पोस्ट इमरजेंसी एप्लीकेशन। ए टोटल 600 लीटर्स ऑफ स्प्रे फ्लूइड इज रिक्वायर्ड पर हेक्टर। यूज फ्लडिंग डिफ्लेक्टर फैन टाइप नोजल फॉर स्प्रेइंग। वीडीसाइड्स को उपयोग ले सकता है खरपतवार को हटाने के लिए। अप्लाई द वीडसाइड्स इमीडिएटली आफ्टर प्रूनिंग, जैसे ही आप छंटाई कर दो तो उसके जस्ट पश्चात 2 से 3 दिन पश्चात ही आपको वीडीसाइड्स अप्लाई कर देना चाहिए। तो ये खरपतवार जो साथ में उगाती है उसको हटाने के मेथड्स हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब आप खरपतवार भी हटा दी और किस प्रकार की सिंचाई की जा सकती है, तो और शहतूत के जो पौधे हैं उनके साथ साथ दूसरी फसल भी आप उगा सकते हो, जैसे ब्लैक ग्राम है तो इसको इंटरक्रॉपिंग कह सकते हैं, जिससे कि आपको और भी एडिशनल रेवेन्यू मिले उसके साथ साथ। मतलब रेशम कीट का पालन कर रहे हो तो रेशम के साथ साथ आपको कुछ और भी साथ में कमाना हो तो उसके लिए और वीड की भी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। यदि आप इंटरक्रॉपिंग करते हो तो खरपतवार ज़्यादा नहीं होगी, शहतूत के पौधों के साथ साथ दूसरी भी फसल भी आप ले सकते हो, जैसे ब्लैक ग्राम है, ठीक है, ग्रीन ग्राम है। ये दालें हैं अलग अलग प्रकार की, अरहर की दाल है, मूंग दाल है, कोव पीज है, तो इसकी ये किस्में हैं अलग अलग आगे लिखी हुई, ये सारी किस्में अलग अलग प्रकार की किस्में हैं जो आप ले सकते हो। सो द इंटरक्रॉप्स आफ्टर प्रूनिंग एंड अर्थिंग अप, जैसे ही आप उसकी कटाई छटाई कर लो तो उसके साथ साथ इसको भी इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हो। मल्चिंग मतलब उसको ढका हुआ रखना, मतलब जितनी जो खेती है तो उसको साइड में आप ढक के रखोगे किसी मटेरियल से, जैसे स्ट्रॉ है या जो सूखी हुई पत्तियां हैं, तो उसके क्या फ़ायदे, उससे ये फ़ायदे है कि खरपतवार ज़्यादा नहीं होगी, जो ज़मीन है उसके अंदर आर्द्रता बनाई रहेगी और पानी का मूवमेंट कम होगा और पानी ज़मीन के अंदर ज़्यादा जाएगा और जो सोयल का टेम्परेचर है वो भी मैनेज रहेगा। तो मल्चिंग्स के ये फ़ायदे हैं, तो मल्चिंग भी करें उसकी। मल्चिंग विथ ए प्रूनेड मलबरी टिंग्स, जो मलबरी की टहनियाँ उसके साथ कर सकते हो, या जो टहनियों को काट दिया है तो ड्राइड सूखी हुई पत्तियाँ हैं उससे भी इसकी मल्चिंग की जा सकती है। तो मल्चिंग के ये फ़ायदे हैं जो वीड को कंट्रोल करते हैं, सोयल को कंजर रखते हैं, उसके मॉइस्चर को कंजर रखते हैं, पानी को इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, अंदर ज़मीन के अंदर पानी जाए, सोयल के टेम्परेचर को कम करते हैं, ज़मीन का तापमान ज़्यादा नहीं बढ़े। प्रूनिंग मेथड्स, तो कटाई छटाई के जो मेथड्स है, बॉटम प्रूनिंग है नीचे से काटना, मिडल प्रूनिंग मतलब बीच में मध्य में से काटना, कोलार एंड स्ट्रिप प्रूनिंग इट क्लोजली प्लांटेड एरिया, दिस टाइप्स ऑफ प्रूनिंग इज डन द ब्रांचेस आर कट एंड ग्राउंड लेवल्स, जहाँ ज़मीन से जहाँ हो गए हैं उसी जगह से ब्रांचेस जो शाखाएँ हैं इनको हटा देना। हार्वेस्टिंग द मेथड्स ऑफ लीफ हार्वेस्ट कैसे आपको करनी है। ऑन द टाइप ऑफ रिएंटिक प्रैक्टिसेस इट इज़ प्रेफरेबल टू हार्वेस्ट द लीव्स ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, जो अपन को जब आप चाहिए कि भैया आप अपन को पत्तियां लेनी है और पत्तियां ग्रोथ हो चुकी है और ग्रीन है पत्तियां, तो उसको अपन को कैसे निकालना है पौधे से, तो निकालने का जो समय होता है वो जो सुबह का समय है वही उपयोग में लिया जाता है। सुबह के समय में इनको पत्तियों को हटाना चाहिए। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग और मलबरी लीव्स, जो शहतूत की पौधियों को हार्वेस्ट करने के मेथड से होती हैं। लीफ पिकिंग मेथड से इंडिविजुअल लीव्स आर हार्वेस्ट विथ आर विदाउट पेटियोल, पेटियोल के साथ और पेटियोल के बिना उस पत्तियों को हटाया जा सकता है। ये पहला मेथड से। दूसरा, पूरा टहनी को ले लिया जाए या पूरा सूट को लिया जाए, तो ये 3 मेथड से लीफ पिकिंग के पत्तियों को निकालने के। लीफ पिकिंग स्टार्ट्स 10 वीक्स आफ्टर बॉटम प्रूनिंग, जैसे ही आपने उसकी कटाई छटाई कर दी है उसके 10 सप्ताह पश्चात
पत्तियों को पिकअप किया जाता है। ब्रांचिंग कटिंग, शाखाओं को काटना। द एंटायर ब्रांचेस आर कट एंड द फेड टू द वॉर्म्स, पूरी शाखा को पूरा काट के उसको भोजन के रूप में दे दिया जाता है उसके रेशम कीट को। और इससे ये भी, जब आप पूरी शाखा को काटते हो तो ये इंश्योर कर लें कि उसकी जो जितनी भी पत्तियां हैं वो बराबर यूनिफॉर्मली उसकी ग्रोथ हो रखी हो। होल सूट हार्वेस्ट, मतलब दूसरा मेथड से ये है कि पूरी सूट को ही आपने काट दिया, पूरे तने को ही काट दिया। द ब्रांचेस आर कट एट ए ग्राउंड लेवल, जो ब्रांचेस है उनको एकदम नीचे से काटा है। बाय बॉटम सूट्स आर हार्वेस्ट एट इंटरवल ऑफ 10 to 12 वीक्स। ये भी अपन ने टाइम ऑफ हार्वेस्ट, ये भी अपन ने बात कर लिया कि टाइम सुबह का समय है। प्रदर्शन ऑफ फूल, ये जैसे ही आपने ये सूट को काट दिया उसके पश्चात आप जितनी भी लिप्स इकट्ठी कर लिए या उसकी टहनियाँ इकट्ठी कर लिए जिसके अंदर पत्तियाँ हैं, तो उसको आपको एक उसका मॉइस्चर बना रहे, उसकी ग्रीनरी मेंटेन रहे उस पत्तियों की, वो सूखे नहीं, तो उसके लिए आपको लीफ को प्रिजर्व किया जाता है, लीफ को संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए चैम्बर्स होते हैं, वेट गनी बैग्स होते हैं जिसके अंदर इसको स्टर किया जाता है, जिसको बम्बू के बास्केट्स, बम्बू की बकेट्स बना के उसके अंदर इसको रखा जाता है। वेट गनी बैग्स है। कीप इन कूल एंड फ्रेश, जो स्वच्छ सुरक्षित और ठंडा जो जगह होती है उसकी जगह इसको कूल स्टोरेज के अंदर, मतलब ये सारे जो मेथड्स है ये तो लीवेज को स्टोरेज करने के लिए है, जिससे कि लिए पत्तियाँ सूखे नहीं और उसको बराबर फिर उन ग्रीन पत्तियों को मेंटेन रखा जाए और उसको एक स्वच्छ सुरक्षित और फ्रेश भोजन के रूप में रेशम कीट को दिया जाए। थैंक यू। तो ये मलबरी कल्टीवेशन का टॉपिक था। आपको शहतूत का पौधा कैसे लगाना है, उसकी सिंचाई कैसे करनी है और उसको फर्टिलाइज़र कैसे देने हैं, उसके वीड्स उसके अंदर उग जाए तो उसको कैसे हटाना है और उसकी खेती को कैसे लेना है, बाद में पत्तियों को कैसे इकट्ठा करना है, पत्तियों को कैसे स्टोर करना है। और उसके साथ साथ आप यदि शहतूत के पौधे की खेती कर रही हो तो उसके साथ साथ दूसरी कौन सी फसल है जिसकी आप खेती ले सकते हो, किस प्रकार का आपको टेम्परेचर, आर्द्रता, किस प्रकार की ज़मीन होनी चाहिए, लोमी सॉयल जैसे क्ले सॉयल है। तो ये सब खेती के बारे में था कि किस क्लाइमेट के साथ, किस ज़मीन के साथ, किस मेथड्स के साथ मलबरी शहतूत के पौधे की खेती की जानी चाहिए। तो उसमें मुख्य रूप से आपको एक तो पहले जहाँ नर्सरी लगा के या छोटे लेवल पे उसको लगाएं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ अब ये मेंटेन है, ये इस्टेब्लिश्ड हो चुका है पौधा और ये अच्छी ग्रोथ करेगा, जिसके अंदर किसी प्रकार का डिसीज़ नहीं हो, किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगे हुए हो, ठीक है ना। और खेती होने के पश्चात क्या क्या वो भी आपको पता रहना चाहिए कि भाई ज़मीन कैसी है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कहीं कमी नहीं है, उसको बायो फर्टिलाइज़र चाहिए या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहिए, या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो चुकी तो उसको न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं। तो ये सारी जानकारी इस ई लेक्चर्स में थी। तो मलबरी कल्टीवेशन का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।